फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां रात के लगभग 10 बजे हुए थे। यहीं एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। क्लब में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं हम देखते हैं शौर्या मानगौर और सोमा मित्ताल को, जो साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हैं। लगभग 1.5 घंटा साथ बिताने के बाद शौर्या सोमा को अपने साथ लेकर निकलता है। दोनों ने काफी शराब पी रखी होती है। उसी रात शौर्या की कार वर्ली के एक इलाके में रुकती है। वहीं एक चाय वाला कार को देखकर चाय लेकर उसके पास पहुंचता है, लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसी कार से सोमा मिताल को बाहर गिरा दिया जाता है। वो खून से लाथपत होती है और कार फुल स्पीड में वहां से निकाल जाती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले दिन हम अवंतिका नाम की एक औरत को देखते हैं, जो स्विमिंग कंपटीशन में अपनी बेटी समायरा को चीयर करने आई होती है। समायरा एक बहुत ही टैलेंटेड स्विमर है और अक्सर फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है। दूसरी तरफ हमें अर्जुन मेहरा नाम के मशहूर वकील से मिलवाया जाता है, जिसे पूरा शहर इक्का के नाम से जानता है। वो एक डिफेंस लॉयर है और आज तक अपनी जिंदगी में एक भी केस नहीं हरा। इसी वजह से अर्जुन अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज लोगों के साथ शेयर करता रहता है। अर्जुन की एक और खास बात है, जब भी कोर्ट में जज फैसला सुनाने वाले होते हैं, उसे सिर्फ 5 मिनट पहले अर्जुन अपना इक्का खेलता है और पूरे केस का रुख ही बदल देता है। इसी बीच स्विमिंग कंपटीशन में समायरा सबसे आगे चल रही होती है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। यह देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और समायरा भी वहीं रुक जाती है। लोग तुरंत यूस हॉस्पिटल ले जाते हैं। समायरा की मां अवंतिका बुरी तरह दार जाती है और तुरंत अपने पति अर्जुन मेहरा को फोन करके सारी बात बताती है। ये सुनते ही अर्जुन बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अर्जुन देखता है कि समायरा अब ठीक है। समायरा बताती है कि कभी कभी पानी के अंदर ज्यादा देर रहने पर उसकी नाक से खून निकालने लगता है। तभी एक नर्स आकर बताती है कि समायरा के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार हो चुके हैं और अब वो घर जा सकती है। घर जाने से पहले अवंतिका और अर्जुन डॉक्टर से मिलते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर समायरा के साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ टेस्ट करने होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ सीरियस डाउट्स हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। टेस्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन और अवंतिका कुछ देर के लिए परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर दोनों सोचते हैं कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है और डॉक्टर सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे हैं। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अर्जुन के असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि अमृतपाल नाम का एक आदमी उनसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि इस वक्त वह अपनी फैमिली के साथ है और कल से पहले किसी से बात नहीं कर सकता। घर पहुंचते ही अर्जुन को एक बड़ी खबर मिलती है। न्यूज में बताया जाता है कि सोमा मित्तल की मौत नहीं हुई है, लेकिन वो कोमा में है। दूसरी तरफ शौर्या के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल में सोमा की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। डॉक्टर्स को उसके बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही होती है। उसकी माँ हर वक्त उसके पास रहकर उसका ख्याल रखती है। उधर यह भी पता चलता है कि इस हाई प्रोफाइल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में गोपाल कृष्णन कोर्ट में शौर्य के खिलाफ केस लड़ने वाले हैं। कुछ समय बाद शौर्यामन गौर के पिता हर्षवर्धन गौर अर्जुन मेहरा को अपने पास बुलाते हैं। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और अगले ही महीने इलेक्शन होने वाले हैं। अगर उनके बेटे पर लगे ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द उनके फेवर में खत्म हो जाए और इस मुश्किल काम के लिए वह शहर के सबसे काबिल डिफेंस लॉयर अर्जुन मेहरा को अपना केस सौंपने का फैसला करते हैं। यहीं से इस कोर्ट रूम थ्रिलर की असली कहानी शुरू होती है। भी केस होते हैं, वह अर्जुन की फर्म वाले ही लड़ते हैं और हर्षवर्धन को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर उसके बेटे को कोई इनोसेंट साबित कर सकता है तो वह अर्जुन ही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ हर्षवर्धन गौर का बेटा शौर्यमान गौर आ जाता है, जिसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। वह किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता और वह अर्जुन से भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। इसलिए अर्जुन कहता है कि मैं यह केस नहीं लड़ सकता। यह बात जब शौर्या ने सुनी तो वह कहता है कि अगर तुझे मना ही करना था तो तू व्हाट्सएप भी कर सकता था। लेकिन यहाँ अर्जुन कहता है, मुझे यह बात सामने से कहनी थी। शौर्या के पिता कहते हैं कि वो क्या कीमत होगी,
कि तुम इस केस को लड़ने के लिए मान जाओ। तो यहाँ अर्जुन कहता है कि वो तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि मैं इस केस को लड़ने के लिए मान जाऊं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में शौर्या जो है वो पहले अर्जुन की फर्म में ही काम करता था। वो भी एक कमाल का वकील था, लेकिन उसके इरादे, उसके एटीट्यूड और उसके काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खराब था। इसी वजह से अर्जुन ने शौर्या को डिसबार कर दिया था, क्योंकि वह बहुत ही खराब आदमी है। ये बात तो हर कोई जानता है कि शौर्या जो है वह ठीक इंसान नहीं है। और अब थोड़ी देर के बाद ही एक न्यूज़ आती है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे ना, गोपाल कृष्णन, अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और वह मारे जा चुके हैं। जिस वजह से अब यह केस जो है वह जूनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कि मधुरा बनर्जी को मिल जाता है, जो कि हमेशा से चाहती थी कि उससे कोई बड़ा केस मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब अवंतिका और अर्जुन जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आ चुकी थी। डॉक्टर यहाँ पर अर्जुन और अवंतिका को बताते हैं कि समायरा को कैंसर है। यह सुनकर अर्जुन और अवंतिका पूरी तरह से हैरान रह चुके थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी डॉक्टर बताते हैं कि घबराने वाली बात ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब हर एक चीज का इलाज संभव है। डॉक्टर बताते हैं कि समायरा को स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जो कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बोन मैरो से प्राप्त होता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बोन मैरो से एक बार स्टेम सेल्स मिल गए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो मदर या फिर फादर दोनों में से किसी एक का मैच हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर टेस्ट किए हैं और पता चला है कि अर्जुन जो है वह बायोलॉजिकल फादर नहीं है। हम लोग डोनर को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह प्रोसीजर जो है वह जल्द से जल्द करनी होगी, वरना समायरा को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अब अर्जुन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते थे। अब रात को अर्जुन और अवंतिका आपस में बात कर रहे थे और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में समायरा के बायोलॉजिकल फादर जो है ना, वह कोई और नहीं बल्कि सौरमान गौर होता है। दरअसल में सौरमान गौर और अवंतिका जो है वह कॉलेज के दिनों में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। उसी समय पर अर्जुन भी अवंतिका को पसंद किया करता था, लेकिन शौर्या जो है वह बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं था। यह बात अवंतिका को मालूम चल चुकी थी। इसी वजह से अवंतिका ने अर्जुन से शादी कर ली थी। लेकिन समायरा जो है वो शौर्या की बेटी है। इस बात से अर्जुन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहता है, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए अर्जुन जो है वह शौर्या से मिलने के लिए जाता है और उसे यह सारी चीजें बता देता है। तो यहाँ शौर्य कहता है मतलब कि चमत्कार हो गया है। अर्जुन यहाँ शौर्या से कहता है कि अगर तेरे वॉन मैरो का स्टेम सेल्स मेरी बेटी को मिल जाए तो मेरी बेटी जो है वह बच सकती है। तो यहाँ पर शौर्य कहता है कि मैं आसानी से तेरी बेटी को मेरा स्टेम सेल्स दे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मुझे बचाना होगा। शौर्य यहाँ अर्जुन से कहता है कि मुझे बचाना तेरे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है। मैं इनोसेंट हूँ। शौर्य कहता है मैं गलती कर सकता हूँ, पर मैं गलत नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन को शौर्या के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि वह किस तरह के आदमी है। इसी वजह से वह बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं करता है। तो डील कंफर्म हो चुकी है और इसी वजह से शौर्या जो है वह अगले ही दिन हॉस्पिटल जाकर अपने ब्लड टेस्ट करा लेता है, ताकि पता किया जा सके कि आखिरकार इसके अंदर वॉन मैरो के स्टेम सेल्स जो है वह समायरा के स्टेम सेल्स से मैच करते हैं या फिर नहीं। थोड़ी देर के बाद ही रिपोर्ट आ जाती है और अब अवंतिका अर्जुन को बताती है कि अब हमारी बेटी बच सकती है, क्योंकि शौर्या की रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मधुरा बनर्जी को, जो कि इस केस के पीछे अब लग चुकी थी। तो वहीं अगले ही दिन शौर्यमान गौर को पुलिस जो है वह अपने साथ अरेस्ट करके लेकर जाती है। लेकिन अब अर्जुन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं यहाँ शौर्या को बचाने के लिए, क्योंकि अगर शौर्या बचेगा उसके बाद ही उसकी बेटी समायरा बचेगी। शुरुआत में यहाँ पर अर्जुन जो है वह इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसे हर एक चीज वह जाननी थी जो कि उसके लिए जरूरी है। लेकिन मधुरा जो है वह सरकारी वकील मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इसी वजह से उसे पुलिस का सपोर्ट मिल रहा था और उसके पास अब ढेर सारे सबूत भी थे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं शौर्यमान गौर को, जो कि जेल में जरूर था, लेकिन उसके साथ वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मधुरा जो है वह अपनी पूरी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वह छोटे से छोटे सुराग जो है वह निकाल रही है। लेकिन अब उसके हाथ कुछ ऐसी चीजें पड़ चुकी हैं जिससे कि अब वह पूरी तरह से हैरान है। मधुरा के पास हाल ही में एक डीएनए रिपोर्ट आई है। दरअसल में सोमा के नाखून से जो ब्लड और स्किन के एविडेंस मिले थे वो यहाँ सौरमान के डीएनए से मैच करते हैं। ये सारे एविडेंस देखने के बाद अब मधुरा के दिमाग में कुछ सवाल चल रहे थे। वो आखिरकार जानना चाहती है कि जब केस इतना ज्यादा क्लियर है तो फिर अर्जुन इस केस को लड़ने के लिए कैसे मान गया भला, क्योंकि ये केस तो कोर्ट में टिकने ही नहीं वाला।
वो इस केस को आराम से जीत जाएगी। तो अब कोर्ट में पेशी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कि हम देखते हैं मधुरा और अर्जुन, जो कि आमने सामने थे, लेकिन अर्जुन यहाँ अपनी एक छोटी सी चाल चलता है और वो बिटनेस बॉक्स में सौरमान को ही बिटनेस के रूप में बुला लेता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार उस दिन क्या क्या हुआ था। तब सौरमान बताता है। सौरमान कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस लड़की के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, आज उसी लड़की के बारे में मुझे इतनी सारी बातें बतानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ सोमा की माँ भी बैठी हुई है। तब शौर्य यहाँ पर बताता है कि वह जिस क्लब में मौजूद थे, उसी क्लब में उनकी मुलाकात लगभग 10:30 के आसपास हुई थी। दोनों शराब पी रहे थे और काफी अच्छी तरीके से बातें भी कर रहे थे। उनका बॉन्ड जो है वह धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे। जिसके बाद 45 बजे के आसपास वो क्लब से निकले थे और वह जब कार में थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यह वही मोमेंट है जब कोई लड़का जो है वह आगे बढ़ता है। इसलिए वो सोमा को किस करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन सोमा ने साफ इनकार कर दिया। तब मैंने सोमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब सोमा ने मेरे ऊपर अटैक किया और वह वहां से तुरंत ही भाग गई। इसी कोर्ट में शौर्या की पत्नी मतलब कि गौरी भी बैठी हुई थी। गौरी ने जब यह सारी बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा और वह तुरंत ही इस कोर्ट को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद सौरमान ने बताया कि वह लगभग 1 बजे के आसपास अपने घर पहुंच चुका था, जहां वो अपनी वाइफ से मिला था। वाइफ ने भी यह कंफर्म किया है कि वह 1 बजे अपने घर वापस आ चुके थे, लेकिन वाइफ की गवाही जो है वह काउंट नहीं की जाएगी। ये सारी चीजें देखने के बाद अब मधुरा के पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे थे। उसने जो पढ़ाई करके आई थी, वह धरी की धरी रह जाती है। मधुरा दरअसल में कोर्ट में यह बताने वाली थी कि सोमा के नाखून से जो ब्लड मिला है वह दरअसल में शौर्या का ही था, जिसका एविडेंस उसके पास था। डीएनए रिपोर्ट थी। लेकिन अब वह सारी चीजें यहीं धरी की धरी रह जाती है। मधुरा ने यह सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि आखिरकार यह सारी चीजें शौर्या जो है वह बता सकता है, क्योंकि यहाँ ना तो मधुरा के पास कोई एविडेंस थे और ना ही अर्जुन के पास। इसी वजह से कोर्ट उन्हें अगली तारीख दे देता है। यह देखकर शौर्या खुश हो जाता है। वह यहाँ अर्जुन से कहता है कि अब हम एक ही टीम में हैं, तुझे थोड़ा सा खुश रहना पड़ेगा। और यह बात तो अर्जुन यह जान सकता है कि आखिरकार वो कितनी मजबूरी में शौर्या के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समायरा की तबीयत जो है वह धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। आए दिन उसके नाकों से खून बहने लगता है। इसी वजह से अब यहाँ अर्जुन और अवंतिका जो है वह बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या करें, क्योंकि कुछ ही दिन बचे थे। अगले सीन में हम देखते हैं मधुरा को, जो कि कोर्ट में एक ऐसे गवाह को पेश करती है जो कि बहुत ही जरूरी था, और वो है चाय वाला। चाय वाला बताता है कि रात को जब वह चाय देने के लिए उस काली कार की तरफ बढ़ा था, तभी अचानक से उसमें से सोमा जो है वह नीचे गिरी थी और उसमें एक आदमी को उसने देख लिया था। और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है। मतलब कि शौर्या तो यहाँ अर्जुन उससे कुछ सवाल पूछता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार कार कौन सी थी। चाय वाला कार तो नहीं बता पाता है, लेकिन वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार पुलिस वालों ने तुम्हें कितनी फोटो बताई थी जिसके बाद तुमने इस आदमी को पहचाना है। तब चाय वाला बताता है सिर्फ एक। यह सुनकर तो अर्जुन साफ साफ कह देता है कि पुलिस वाले तो ऐसा लग रहा है जैसे शौर्या को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चाय वाले को सिर्फ एक ही फोटो बताई है। तो अब यह केस जो है वो धीरे धीरे लंबा खींचने लगा था और अब जज साहब जो है वह इसे फिर से अगली तारीख दे देते हैं। यहाँ मधुरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अर्जुन करना क्या चाहता है, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस तो है नहीं। तो आखिरकार वो इस केस को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अवंतिका को, जो कि अर्जुन के पास आती है। वो अर्जुन से कहती है कि मेरे पास कुछ एविडेंस है जिनके द्वारा तुम्हारा केस जो है वह स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन वो दरअसल में वहां सोमा की कुछ फोटोज और उसकी कुछ पर्सनल चैट्स थी। तो इस डिजिटल लॉक से अर्जुन का केस जो है वह और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था। लेकिन अर्जुन कहता है कि वह किसी भी औरत का कैरेक्टर जो है वह असैसिनेट नहीं करता है। अब जब अगले दिन अर्जुन कोर्ट गया तो कोर्ट में ही वहां उसकी मुलाकात सोमा की माँ से होती है। सोमा की माँ कहती है कि तुम आखिरकार इस केस को क्यों लड़ रहे हो। ये केस सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को पता है शौर्या जो है वह गुनहगार है। तुम्हें सोमा के बारे में भी नहीं मालूम है। वह कितनी अच्छी लड़की, वो दरअसल में सीए बनना चाहती थी। वो कमाल की टॉपर थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लेकिन अर्जुन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता है। इसलिए वो यहाँ सोमा की माँ से कह देता है कि वो बस अपना काम कर रहा है,
जिसके बाद अर्जुन कोर्ट में अभिमन्यु नाम के एक बंदे को पेश करता है और उससे कुछ सवाल जवाब करता है। दरअसल मैं अभिमन्यु और सोमा जो है वह रिलेशनशिप में है और अभिमन्यु जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अर्जुन यहाँ उसे बताता है कि तुम अभी तक हॉस्पिटल भी नहीं गए हो। और अब कोर्ट में ही अर्जुन जो है वह अभिमन्यु और सोमा की व्हाट्सएप चैट्स जो है वह पेश कर देता है, जिसमें अभिमन्यु जो है वह सोमा के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा था। वो उससे बहुत ही गंदी बातें बोल रहा था, गालियाँ दे रहा था। तब अभिमन्यु सोमा के बारे में उल्टा-सीधा बोलने लगता है और वह कहता है कि वह यही डिज़र्व करती है। और यह सुनने के बाद अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वह अभिमन्यु को चुप रहने को कह देता है। वो कहता है कि इस कोर्ट में मैं वकील हूँ और तुम एक सिर्फ गवाह हो, लेकिन बाहर मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक लॉयर हूँ। अभिमन्यु ने यहाँ पर यह भी बताया कि शायद सोमा किसी और के साथ गई होगी, लेकिन कोर्ट में सोमा की इज्जत उछाली जा रही थी। ये सारी चीजें अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं और अब उन्हें अगली तारीख मिल जाती है। घर पहुंचने के बाद अर्जुन जो है वह अवंतिका के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि इन सारे सबूत की वजह से वहां सोमा के कैरेक्टर को कोर्ट में उछाला गया। वहां उसकी माँ भी मौजूद थी और उन्होंने भी यह सारी बातें सुनी थी। अर्जुन कहता है, मैं इस तरह से काम नहीं करता हूँ, लेकिन अवंतिका कहती है कि हम हमारी बेटी की वजह से यह कर रहे हैं, वरना मुझे पता है तुम कैसे आदमी हो। अब रात के सीन में हम देखते हैं मधुरा को, और रात को ही गोखले नाम के इंस्पेक्टर का मधुरा के पास कॉल आता है और वो उनसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस लगे हैं जिसके बाद यह केस कल ही खत्म हो सकता है। यह सुनकर मधुरा खुश हो जाती है, क्योंकि जो एविडेंस उन्हें मिले थे वह बहुत ही सॉलिड थे। अब मधुरा वह एविडेंस कोर्ट में पेश कर देती है और वह कोर्ट में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को पेश करती है। यहाँ हमें पहले बताया जाता है कि सौर्यमान गौर ने अपनी पूरी कार को केमिकल वॉश कराया था, जिसके बाद से उनकी कार से कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले। लेकिन एक सबूत मिला है जिसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और वह सबूत मिला है सौर्यमान गौर की चाबी से। सौरमान गौर की चाबी में भी खून लगा हुआ था और यही खून वहां की होल में भी लगा था। और पता है वह खून किसका है? वो खून है सोमा का। अब ये केस जो है वो एक अलग मोड़ पर जाता जा रहा था। मधुरा जो है वो कहीं ना कहीं अर्जुन पर भारी पड़ रही थी और अब उन्हें फिर से एक नई तारीख मिल चुकी थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी बात उनसे कैसे मिस हो गई। जिसके बाद अर्जुन फिर से सौरमान के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार यह खून तूने ही किया है, तो तू मुझे बता दे, और कितनी सारी बातें छिपा कर रखी है वो सारी बातें भी बता, क्योंकि कुछ भी मत छुपाना, वरना यह केस वो लोग हार जाएंगे। शौर्य बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वह एकदम इनोसेंट है। लेकिन यहीं पर शौर्य जो है वो यहाँ अर्जुन की बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब यहाँ अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो शौर्य को यहाँ पर एक जोर का थप्पड़ लगा देता है, जिससे कि यहाँ शौर्य जो है वह जमीन पर गिर जाता है। और शौर्य कहता है कि अब मैं तेरी बेटी को बोन मेरो का स्टेम सेल्स नहीं दूंगा और अब तेरी बेटी इसी तरह से मरेगी। तब अर्जुन कहता है, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा। इसी वजह से अब यह केस जो है वह जीत कर रहेगा। अर्जुन यहाँ बहुत ही ज्यादा मजबूर है। शौर्य जो बोलेगा उसे वह करना पड़ेगा, क्योंकि बात उसकी बेटी की है। थोड़ी देर के बाद हमें बताया जाता है कि हॉस्पिटल में एक तरफ तो समा की तबीयत बिगड़ चुकी है, दूसरी तरफ सोमा की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। यहाँ डॉक्टर जो है वह दोनों को ही बचाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमें बताया जाता है कि सोमा जो है वह अब इस दुनिया में नहीं है, वो मारी जा चुकी है। और यह देखकर सोमा की माँ जो है वह बहुत ज्यादा रोती है। तो वहीं दूसरी तरफ समा को देखते हैं, जो कि इस क्रिटिकल कंडीशन से अभी भी फाइट कर रही थी और अभी वह ठीक है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब अवंतिका जो है वह शौर्य के पास जाती है, जेल में उससे मिलने के लिए। और अब यहाँ पर शौर्य अवंतिका से कहता है कि मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी तुमसे करता हूँ। शौर्य कहता है कि हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे और तुम सिर्फ 22 साल की थी। तुम्हें शादी करनी थी, बच्चे करने थे, लेकिन मैं यह सारी चीजें नहीं चाहता था। इसी वजह से तो हम अलग हुए थे। लेकिन अवंतिका कहती है कि वजह सिर्फ इतनी सी नहीं थी। वजह यह थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार किया करते थे, और उसी समय अर्जुन भी मुझे पसंद किया करता था। मैंने अर्जुन को चूज करना इसलिए सही समझा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, और मेरा यह डिसीजन बहुत ही अच्छा निकला। और यहाँ अर्जुन ने मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजा है, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। थोड़ी देर के बाद ही अब यहाँ शौर्या से मिलने के लिए उसके पिता और अर्जुन आते हैं, और यह सारी चीजें हो जाने के बाद अब हर्षवर्धन गौर चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और शौर्या को शायद जेल में ही रहना पड़ेगा,
क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनकी रेपुटेशन जो है वह पूरी तरह से खराब हो चुकी है। शायद उसी की वजह से वो यह इलेक्शन नहीं जीत पाए। लेकिन अर्जुन कहता है कि तुझे मैं यह केस जिताऊंगा। अब कोर्ट के सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वह एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर को बुलाता है। वह उनसे पूछता है कि की होल में जो ब्लड मिला है, क्या उससे पता लगाया जा सकता है कि शौर्य ही मर्डरर है। लेकिन यहाँ वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिसर कहती है कि की होल में जो ब्लड मिला है वह बहुत ही कम मात्रा में मिला है, जिससे कि यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि शौर्य ही मर्डरर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में जोर जबरदस्ती हुई है और की पर खरोच वाले खून जो है वह ज़्यादा लगे हैं और वही खून की होल में भी पाया गया है। और अब यह केस जो है वह अर्जुन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा था। ये केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और तारीख भी अगली मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ मधुरा और सोमा की माँ जब बाहर निकल कर आते हैं, ना तो सोमा की माँ बहुत ज्यादा उदास थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ फायदा नहीं है। सोमा भी मारी जा चुकी है, अब वह किसके लिए लड़ रही है। इसलिए उन्हें तो ऐसा लगता है कि इस केस को विड्रॉल कर देना चाहिए। लेकिन मधुरा कहती है कि हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जिसके बाद मधुरा एक बार फिर से अपनी टीम को तैयार करती है और उनसे कहती है, अब तक तुमने जितने भी लोगों से पूछताछ की है, एक बार फिर से उन लोगों के पास जाओ। हमें एक सॉलिड एविडेंस की जरूरत है और अगर वह नहीं मिला तो यह समझ लो कि हम यह केस हार जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही उनके ऑफिस में एक आदमी चलकर आता है और उस आदमी का नाम होता है शुभंकर पिल्ल। कुछ दिनों बाद कोर्ट की हियरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कि मधुरा जो है वह एक गवाह को पेश करना चाहती है, जबकि आज फाइनल जजमेंट था। मधुरा बताती है कि यह गवाह हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस केस के लिए भी। और अब वह शुभंकर और पिल्लई को विटनेस बॉक्स में बुलाती है और उनसे कहती है, तुम्हें जो पता है वह बताओ, जो तुमने देखा है वह तुम बताओ। तब पिल्लई बताता है कि 1 मई को सुबह 4 बजे उसकी ट्रेन थी और वह एक दूसरे शहर जाने वाला था। वो पैकिंग कर रहा था, इसी वजह से वह सारी रात सो नहीं पाया। लेकिन जब वह बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तभी उसने एक आदमी को देखा जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा था और वह कॉल पर बात कर रहा था। और उसके बाजू में ही काली कलर की एक कार भी खड़ी हुई थी। वो कार को तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन वो उस आदमी को पहचान सकता है और वह कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है, शौर्या पर। अर्जुन कहता है कि शायद तुमने कोई गलत आदमी को देख लिया, क्योंकि उस वक्त जिस आदमी को तुमने देखा था वह शौर्या नहीं था, क्योंकि उसके पास मोबाइल ही नहीं था। तो फिर आखिरकार वो किससे बात कर सकता है। पिल्लई ने यह भी बताया कि शौर्या को उसने 1 बजकर 10 मिनट पर देखा था, क्योंकि उसी समय पर उसके पिताजी का कॉल भी आया था। लेकिन अर्जुन बताता है कि 1 बजे के आसपास शौर्या जो है वह उसके घर पर था। अब केस धीरे धीरे और उलझता जा रहा था, इसलिए यहाँ जज साहब जो है वह अगली तारीख दे देते हैं, जिसके बाद अर्जुन जो है वह वापस से शौर्या के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार यह सारी चीजें क्या हो रही है और किन किन लोगों ने तुम्हें देखा है। तो शौर्या कहता है कि मैं वहां था ही नहीं, मैं 1 बजे अपने घर पहुंच चुका था और मेरी वाइफ ने यह बयान दे भी चुकी है। जिसके बाद अर्जुन उसी जगह पर जाता है जहां पर सोमा अधमरी हालत में पाई गई थी और पिल्लई का घर भी यहीं पर मौजूद है, जो कि 3rd फ्लोर पर है। अर्जुन यहाँ पर सारी चीजें चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि सड़क पर रहने वाले लोगों की संख्या जो है वह बहुत सारी है, लेकिन इनमें से किसी ने भी शौर्या को नहीं देखा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं अर्जुन को, जो कि शौर्या की पत्नी गौरी से मिलने के लिए जाता है। गौरी बताती है कि 1 बजे के आसपास उसके पति जो है वह घर आ चुके थे। अर्जुन कहता है कि मैं शौर्या से मिलकर आ रहा हूँ, उसने बताया कि उसने तुम्हें हैंडल किया तो आखिरकार तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या किया। तो यहाँ गौरी बताती है कि दरअसल में उस रात 1 बजे के आसपास जब वह घर आए तो उन्होंने मुझे बहुत ही बेरहमी से पीटा और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो हर समय मेरे साथ इसी तरह से बर्ताव करते हैं और मुझे हमेशा मारते पीटते रहते हैं। जब वह मुझे पीट रहे थे तब मैंने पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मैंने उन्हें वापस कॉल किया और बताया कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अर्जुन यहाँ उनसे कहता है कि यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। और अब अगले सीन में हम देखते हैं मधुरा और उसके पति को, जो कि एक महंगे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। और यहाँ मधुरा का पति बताता है कि उसकी जॉब लग चुकी है। मधुरा का पति बताता है कि उसकी जॉब हर्षवर्धन गौर ने लगवाई है और उसका 12 लाख का पैकेज है। बदले में तुम्हें इस केस को विड्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन मधुरा कहती है कि तुम उन लोगों को जानते नहीं हो, वो तुम्हारी नौकरी लगवा जरूर रहे हैं, लेकिन जब वह इस केस को जीत जाएंगे तो वह तुम्हें हटा देंगे। मधुरा का पति नहीं मान रहा था। वह कहता है कि तुम एक सरकारी वकील हो, तुम इतना भी पैसा नहीं कमाती हो
कि घर का खर्चा चल सके। अगर वह भी जॉब करेगा तो हमारे घर में पैसों की कमी नहीं आएगी और वह भी थोड़ा सा बिजी रहेगा। लेकिन मधुरा को यह सारी चीजें पसंद नहीं आती है। वो गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी लिफ्ट के पास उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो कि इसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। अर्जुन उससे कहता है कि क्यों ना एक कॉफी पी जाए, तब वह दोनों मिलकर एक कॉफी पीने लगते हैं। और जब वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि अर्जुन सर से कुछ अर्जेंट बात करनी है। तब अर्जुन उनसे जरूरी बात करने लगता है और अर्जुन का मोबाइल जो है वह इसी टेबल पर रखा हुआ था। और तभी यहाँ पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि दरअसल में गौरी मैम जो है वह उनका साथ नहीं दे रही है और वह अपनी गवाही जो है वह कोर्ट में देना चाहती है। वह अपना बयान बदलना चाहती थी। यह देखने के बाद मधुरा को बहुत अच्छा लगा और अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनल स्टेटमेंट में यह सारी चीजें बताई जा सकती हैं और कोर्ट में एक और गवाह पेश किया जा सकता है। वह यहाँ जज साहब के सामने बताती है कि वह एक और नया गवाह पेश करना चाहती है, जो गवाह पहले से ही इस केस में मौजूद है, लेकिन वह उसे फिर से बुलाना चाहती है। और अब वह विटनेस बॉक्स में यहाँ पर गौरी को बुलाती है और गौरी से कहती है कि तुमने पिछली बार जो कुछ भी बताया था वह शायद सब कुछ गलत था, लेकिन अब जो तुम बताओगी उसी को सच माना जाएगा। तब गौरी बताती है कि दरअसल में उस रात शौर्या जो है वह 1 बजे नहीं बल्कि 4 बजे घर आया था। मुझे शुरुआत से ही पता है कि शौर्या जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता। तब अर्जुन कहता है कि अब यह केस जो है वो उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, जहां बस इतना बताना है कि शौर्या जो है वो 1 बजे के आसपास कहाँ था। अगर शौर्या जो है वह घर पाया गया, इसका मतलब है कि उसने कुछ नहीं किया है और वह इनोसेंट है। तब अर्जुन जो है वह कोर्ट में मनीष शर्मा नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता है और यहाँ पर मनीष शर्मा बताता है कि उस रात गौरी मैडम ने हमारे पास कॉल किया था। जब उनकी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है तो पता चलता है कि गौरी को उस समय शौर्या जो है वह बुरी तरह से पीट रहा था। पीछे से शौर्या की आवाज भी आ रही थी और गौरी जो है वह लगातार यहाँ मनीष शर्मा से कॉल पर बात कर रही थी। तब गौरी यहाँ सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि उस रात उसके पति जो है वह 4 बजे नहीं बल्कि 1 बजे ही आए थे, लेकिन उसके पति हर रोज उसे बुरी तरह से पीटा करते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ झूठ बोलना पड़ा। ऐसे आदमी के साथ वह बिल्कुल नहीं रह सकती, जो कि अपनी पत्नी की इज्जत ना करता हो। मैं चाहती हूँ कि इस आदमी को फांसी की सजा हो। लेकिन अब यह केस पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। यहाँ सभी को मालूम चल चुका है कि शौर्या जो है वह 1 बजे अपने घर पर ही मौजूद था, जिस वजह से जज साहब को यहाँ पर अपना डिसीजन सुनाने में कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वह यहाँ पर शौर्या को बाइज्जत बरी कर देते हैं और वह पूरी तरह से निर्दोष है। इसी वजह से उसे रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद बाहर आने के बाद शौर्या जो है वह अपनी पत्नी से मिला। वो कहता है, मैं सचमुच ही बहुत ही बुरा आदमी हूँ। मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए और सजा तुम ही दोगी। बस मुझे छोड़कर मत जाना। जिसके बाद यहाँ उसकी पत्नी के साथ शौर्या जो है वह घर जाने लगता है। लेकिन यहाँ अर्जुन जो है वह बहुत ही गुस्से में यहाँ शौर्या को देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि यह सारी चीजें गलत हुई हैं। तभी उसके पास मधुरा आती है। मधुरा कहती है कि ये सारी प्लानिंग तुमने की थी। ये बात मुझे अब पता चल रही है। और अब मधुरा बताती है कि उस रात जब तुम रेस्टोरेंट आए तो यह सब एक प्लानिंग थी। तुम मुझसे कॉफी पर मिले, ये भी एक प्लानिंग थी। वो लोग यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे, वह भी एक प्लानिंग थी। और तुम्हारे पास जो मैसेज किया गया था वह सोच समझकर किया गया था, ताकि मैं जाकर गौरी से मिलूं। ये सारी चीजें देखने के बाद अब मधुरा यहाँ अर्जुन से कहती है कि सर, आप यह केस जीत गए हो। मैं आपको आइडल मानती हूँ, मैं आपको गुरु मानती हूँ। आज आप ये केस जीत तो गए हो, लेकिन आप मेरी नजरों में आज पूरी तरह से हार गए हो। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन और अवंतिका हॉस्पिटल में थे और अब यहाँ शौर्या ने बोन मेरो का स्टेम सेल्स जो है वह दे दिया था, जिससे कि अब यहाँ समा की जान जो है वह आसानी से बच जाएगी। ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन अर्जुन कहता है कि अभी इक्का फेंकना बाकी है। तो शौर्या ने एक बहुत बड़ी पार्टी में अर्जुन को इनवाइट किया है। अर्जुन वहां जाता है और शौर्या से मिलता है। अर्जुन कहता है कि तुझे पता होगा कि मैं हमेशा एक इक्का फेंकता हूँ और इस बार भी बिना इक्का फेंके तो मैं नहीं रहने वाला। अर्जुन कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तूने ही मर्डर किया है, तूने ही सोमा को मारा है और मैं एक एक चीज तुझे बता सकता हूँ। अर्जुन बताता है कि उस रात तुम क्लब से निकले और फिर सोमा और तुम दोनों कार में ही मौजूद थे। तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोमा जब वहां से भागने लगी थी
तो तूने फिर से उसके साथ जबरदस्ती की और अपनी ही चाबी से उसके ऊपर हमला कर दिया। और इस हमले की वजह से यहाँ पर सोमा जो है वह मारी गई। लेकिन खून देखकर तू डर गया और तूने उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फेंक दिया और वहां से तुरंत ही भाग गया। तेरे वहां से निकल जाने के बाद अब तूने सोचा कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और वहां उस चाय वाले ने भी तुझे देख लिया था। इसी वजह से तूने एक प्लान बनाया। अब तूने एक जगह कार रोकी और यह कार तूने वहां रोकी थी जहां पर कि पिल्लई का घर मौजूद है। वहां तूने एक गरीब आदमी से मोबाइल लिया और उसके बदले में उसे ढेर सारा पैसा दे दिया। अब तू पिल्लई के घर के नीचे किसी से फोन पर बात करने लगा था और यह कोई और नहीं बल्कि गौरी होती है। गौरी को तूने यह सारी बातें बताई। गौरी तेरी सारी बातें समझ गई थी और तुमने मिलकर अब एक प्लान बना लिया था। गौरी ने तुरंत ही पुलिस के पास कॉल किया था और वहां गौरी ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे तू उसे मार रहा हो। बैकग्राउंड में भी किसी की आवाज आ रही थी, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि तेरा ही आदमी था। वह जोर जोर से बात कर रहा था और वह गौरी को गौरी कहकर पुकार रहा था, जिससे कि वह समझ गया कि यह तो वही आदमी है जो कि जेल में यहाँ शौर्या को खाना देने के लिए आया था। शौर्या कहता है कि तुझे यह सारी बातें मालूम चल चुकी हैं। बहुत अच्छा, तू एक जीनियस बंदा है, लेकिन तू यह सारी चीजें साबित नहीं कर पाएगा। तब अर्जुन कहता है कि तुझे ऐसा लग रहा होगा कि यह इक्का है। इक्का फेंकना तो अभी बाकी है। अर्जुन कहता है कि तूने जिस आदमी से मोबाइल लिया था और उसे पैसे दिए थे, वो एक गवाह था और एक स्ट्रांग गवाह था। और तू उसे जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो तूने उसे मारा। लेकिन मैंने उसी जगह पर पूछताछ कराई, वहां जो सड़क पर रहते हैं उन लोगों के बारे में पता किया, तो मालूम चला कि वहां दरअसल में 23 लोग रहते थे। लेकिन अब वहां पर 22 लोगों की फैमिली है, जिससे कि पता चला कि एक आदमी जो है वह गायब है और शौर्या का आदमी चतुर जो है वह उसी आदमी के पीछे है। यह बात जब इन लोगों को मालूम चली ना, तो यह लोग उस गवाह के पीछे गए और चतुर के पीछे भी चतुर को भी वहां पकड़ लिया गया। और तब से ही तुझे ऐसा लग रहा था कि चतुर जो है वह अंडरग्राउंड है, जबकि तुझे यह नहीं पता है कि चतुर को तो अरेस्ट कर लिया गया था। हॉस्पिटल में वह गवाह भी ठीक हो गया था और उसने अपनी गवाही दे दी है। शौर्य कहता है कि यह केस खत्म हो चुका है और अब तू मुझे जेल नहीं पहुंचा सकता। तब यहाँ अर्जुन कहता है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं तुझे जेल पहुंचाऊंगा। मैं तुझे जेल नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि कोई और पहुंचाएगी। थोड़ी देर के बाद ही मधुरा जो है वह पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आती है और वह यहाँ शौर्या को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अर्जुन ने मधुरा को भी यह सारी बातें बता दी थी। इसी वजह से उन्हें यह काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों, इस फिल्म को 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है।